Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss legal rules regarding a valid offer. इससे पहले वाले वीडियोस में हम 5 रूल्स ऐसे पढ़ चुके हैं जो एक ऑफ़र को एक वैलिड ऑफ़र बनाते हैं। अब इस वीडियो में हम 6th और 7th रूल पढ़ेंगे जो एक ऑफ़र के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको वैलिड ऑफ़र बनाने के लिए। अब देखते हैं 6th रूल क्या कहता है। एन ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब दो इसमें टर्म पढ़ेंगे आप, एक ऑफरर और एक ऑफरी। अब ऑफरर कौन होता है? जो एक ऑफ़र मेक करता है, मतलब जो एक ऑफ़र देता है, और ऑफरी होता है जिसके लिए वो ऑफ़र दिया गया होता है, मतलब ऑफरी जो है वो एक्सेप्ट करता है ऑफ़र को। तो इसीलिए ये रूल कह रहा है एन ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जो भी ऑफ़र है वो ऑफरी को पता होना चाहिए, उसको वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए कि वो ऑफ़र है क्या। तो an offer is effective only when it is communicated to the offeree। कोई भी ऑफ़र इफ़ेक्टिव तभी माना जाएगा जब वो ऑफरी को वेल कम्युनिकेटेड होगा, उसको पता होगा कि किस बारे में वो ऑफ़र है, कि वो ऑफ़र है क्या। Until the offer is made known to the offeree, there can be no acceptance and thus no contract। No contract। जब तक जो ऑफ़र है वो ऑफरी को पता नहीं होगा, मतलब उसको अभी ऑफरर ने ये बताया ही नहीं है ऑफरी को कि ऑफ़र है किस चीज़ के ऊपर, तब तक हम उस ऑफ़र को उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे और ना ही वो कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो अगर ऐसा होता है कि जो ऑफ़र है वो ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो हम उस केस में कोई एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे उस ऑफ़र को। Doing anything in ignorance of the offer can never be treated as its acceptance। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। Doing anything in ignorance, अगर ऑफ़र की टर्म्स को इग्नोर करके कुछ भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिसको हम उसकी एक्सेप्टेंस मान लेते हैं, तो इसको हम कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि उसमें दोनों पार्टीज़ की, ऑफरर की और ऑफरी की कंसेंसस ऑफ विल है। कंसेंसस का मतलब होता है जिसमें सारी ही पार्टीज़ जो है एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अग्री हो जाती हैं, तो उसे हम कंसेंसस बोलते हैं। अब अगर ऐसा है कि ऑफरी को पता ही नहीं है कि ऑफ़र किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, तो हम उसे कंसेंसस ऑफ विल्स नहीं मानेंगे, ना ही ऑफरर की और ना ही ऑफरी की। दिस अप्लाइज टू बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर्स। अब स्पेसिफिक एंड जनरल ऑफर्स हम 5th रूल में पढ़ चुके हैं कि जो स्पेसिफिक ऑफर्स हैं वो हम एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए करते हैं, और जो जनरल ऑफर्स हैं वो सारी पब्लिक के लिए होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए वो ऑफर्स वैलिड होते हैं। जो हमने एडवर्टीजमेंट का केस पढ़ा था, तो उनको हम जनरल ऑफर्स बोलते हैं। तो ये जो रूल है ये स्पेसिफिक और जनरल दोनों ही ऑफर पे अप्लाई होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं। मान लेते हैं आपने क्रिमिनल को अरेस्ट करवा दिया है, और उसको अरेस्ट करवाने के बाद आपको पता चलता है कि जो क्रिमिनल था जिसको आप पुलिस स्टेशन लेकर गए थे अरेस्ट करवाने के लिए, उस क्रिमिनल के ऊपर कोई अमाउंट है जो अगर जो भी उसको पकड़वा देगा उस क्रिमिनल को, उसको वो अमाउंट मिलेगा। तो ये आपको तब पता चलता है, ये कंडीशन आपको तब पता चलती है जब आप उस क्रिमिनल को अरेस्ट करवा देते हैं। उसके बाद आप दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि आपका जो प्राइज़ मनी है वो आपको मिलना चाहिए। तो उस पॉइंट पर आपको वो प्राइस मनी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग जो वो ऑफ़र था, ऑफ़र क्या था इस केस में, कि उस क्रिमिनल पे जो प्राइस मनी है वो था ऑफ़र, और आप थे ऑफरी। उस कंडीशन में जब आप उसकी डिमांड कर रहे हैं तब आप ऑफरी बन गए, लेकिन उस कंडीशन में आपको ये पता ही नहीं था कि ऑफ़र है क्या। आपको वो ऑफ़र एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद पता चला, आपने इग्नोर किया उस टाइम पर जब आप वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, उस क्रिमिनल को पकड़वाने वाली एक्टिविटी जब आपने परफॉर्म करी, तो आपने उसको इसीलिए नहीं पकड़वाया था कि आपको वो प्राइज़ मनी मिलेगा, वो तो आपको बाद में पता चला कि उस क्रिमिनल के ऊपर कुछ प्राइज़ मनी है, तो आप बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ऑफ़र के बारे में आपको पहले ही नहीं पता आप उसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। आपको पहले उस ऑफ़र के बारे में पता होना चाहिए और आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बाद में आपको पता चलता है फिर आप उसकी डिमांड करते हैं, तो उस केस में ये आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, जो भी प्राइज़ मनी होगी या जो भी बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा।
अब इसमें एक केस है जो हमें पढ़ना है, एक केस लॉ है बहुत इम्पॉर्टेंट, कि अगर एग्ज़ाम में आपको इस रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये केस मेंशन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर। अब देखते हैं ये केस है क्या। इस केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस में क्या था, अब जो गौरी दत्त थे वो लालमन शुक्ला के घर पर एक सर्वेंट का काम करते थे। तो अब क्या होता है, लालमन शुक्ला का जो नेफ्यू होता है वो घर से कहीं गायब हो जाता है, चले जाता है, और लालमन शुक्ला गौरी दत्त को भेजते हैं कि वो उस नेफ्यू को, उनके नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आएगा। और गौरी दत्त जो है वो उनके नेफ्यू को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब जब गौरी दत्त उनके नेफ्यू को ढूंढ रहे होते हैं तभी लालमन शुक्ला उनकी एब्सेंस में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि जो कोई भी, मतलब वो एक जनरल ऑफ़र देते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी पब्लिक के लिए ऑफ़र होता है कि जो भी उनके नेफ्यू के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाएगा उनको वो 501 रुपी देंगे। तो ये लालमन शुक्ला गौरी दत्त की एब्सेंस में, जब गौरी दत्त उनके नेफ्यू को ढूंढने के लिए गए हुए होते हैं, तब वो ये ऑफ़र देते हैं लालमन शुक्ला जी। तो इस केस में क्या होता है, गौरी दत्त को बाद में उनका नेफ्यू मिल जाता है और वो उस नेफ्यू को लेकर उनके घर आ जाता है वापस। अब लालमन शुक्ला क्या करते हैं कि वो जो 501 रुपी हैं वो उनको नहीं देते। तो अब इस केस में क्या होता है, जब गौरी दत्त उसको लेकर घर आ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जो लालमन शुक्ला हैं उन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट की थी कि जो भी उनके नेफ्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लाएगा उसको वो 501 रुपीज़ देंगे। तो गौरी दत्त अब इनसे डिमांड करता है उस मनी की, 501 रुपी की। तो लालमन शुक्ला जी जो हैं वो उसके लिए मना कर देते हैं। अब ये केस जो है वो कोर्ट में चले जाता है और कोर्ट भी इस केस को डिसमिस कर देता है, मतलब गौरी दत्त को वो 501 रुपी नहीं मिलता। तो यही केस है सेम जो हमें 6th रूल बताता है। तो क्यों नहीं मिल पाता गौरी दत्त को वो 501 रुपी का प्राइज़ मनी, वो इसीलिए क्योंकि जब गौरी दत्त को पता ही नहीं था कि उस एक्टिविटी के अगेंस्ट कोई प्राइज़ मनी रखी गई है, मतलब अगर उस टाइम पर जब वो वहाँ नहीं थे, जब वो एब्सेंट थे उस घर से, तभी उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी और उन्हें वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद पता चलता है कि उस पर कोई प्राइज़ मनी थी, तब वो उस प्राइस मनी को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो जो ऑफ़र है वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था जब वो ऑफ़र किया गया था। अब वो एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद जिसके लिए वो ऑफ़र किया गया है उसको परफॉर्म करने के बाद वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। जो भी उन्होंने प्राइस मनी रखी थी वो गौरी दत्त क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जिस टाइम पे वो ऑफ़र हो रहा था तब उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफ़र भी है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अगेंस्ट। तो इसीलिए इन्हीं ग्राउंड्स पर, इसी 6th रूल के ग्राउंड्स पर ही गौरी दत्त को जो है वो 501 रुपी का जो प्राइज़ मनी है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो जो ऑफ़र है वो कम्युनिकेटेड ही नहीं था उस ऑफ़री को, जो गौरी दत्त थे इस केस में, कि उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफ़र भी है। उनको बाद में आकर पता चला, जब वो नेफ्यू को ढूंढ कर ले आए तब जाकर उनको पता चला कि ऐसा कोई प्राइज़ मनी भी निकाला था लालमन शुक्ला जी ने। तो यही एक केस है जो आपको मेंशन करना है अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, 7th रूल देखते हैं, जो है एन ऑफर शुडंट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऑफ़र जो है उसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। टर्म का मतलब यहाँ पर कंडीशन से है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसको ना करने पर, मतलब नॉन कंप्लायंस का मतलब होता है जिसके अकॉर्डिंग काम ना करने पर उसको मान लिया जाए कि वो एक्सेप्टेंस है। कि अगर ऐसा होता है कि किसी भी ऑफ़र में ऐसा लिखा है, कोई भी ऐसी टर्म है कि अगर वो टर्म कंप्लीट नहीं की गई तो उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यही कहता है ये 7th रूल कि ऐसा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए किसी भी ऑफ़र में। तो किसी भी ऑफ़र में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए जिसको अगर ऑफ़री ने पूरा नहीं किया तो उसे उसकी एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी ऑफ़र में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। देखते हैं अब इसके अंदर, एन ऑफरर कांट से दैट इफ़ acceptance isn't communicated to
सर्टेन डेट द ऑफर इज प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेड। अब इसका मतलब ये है कि अगर ऑफरर जो है वो ये कहता है कि अगर उसको किसी सर्टेन डेट तक अगर उसको जवाब नहीं मिला या एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो वो उसको प्रिज्यूम कर लेगा कि वो एक्सेप्टेड ऑफ़र है, कि ऑफरी ने वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑफ़र में कि अगर एक अप टू सर्टेन डेट अगर ऑफरी ने उसको कम्युनिकेट नहीं करी अपनी विल, तो वो उसको एक्सेप्टेंस मान लेगा ऑफरी की, कि उसकी नाम में भी हाँ है या उसने कुछ नहीं कहा तो भी हाँ है। ऐसा हम नहीं मान सकते इस केस में। तो अगर ऐसा होता है कि किसी भी ऑफ़र में कोई ऐसी टर्म है या ऑफरर जो है वो ऐसा कहता है कि अगर उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया तब तक, अगर कोई ऑफरर कहता है कि उसको अगर सर्टेन डेट तक कोई चीज़ कम्युनिकेट नहीं की गई तो वो उसको हाँ मान लेगा। तो ऐसा नहीं कह सकता वो ऑफरर। इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसको हम कोई एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी भी ऑफरी पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता कि वो इस ऑफ़र का जो है वो रिप्लाई करे, या वो ऑब्लिगेटेड नहीं है इस ऑफरर के ऑफ़र को मानने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए, वो बाउंड नहीं है किसी भी तरह से। तो ये जो 7th रूल है ये यही बताता है कि कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन कि उसको हम एक्सेप्टेंस मान लेंगे, ऐसी कंडीशन किसी भी ऑफ़र में नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग हमारे 2 रूल्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।